Hello student, today we will start ionic conductance or electrolytic conductance. Ionic conductance, we know that different type of their conductors, metallic conductor and electrolytic conductor. Conductance of electricity by ions present in solution is called electrolytic or ionic conductance. Okay. इलेक्ट्रिसिटी का अगर कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से, अगर कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का आयंस के कारण होता है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की होती है वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वीक साल्ट डाले हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट डाले हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है या इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंप्लीट आयनाइजेशन होता है तो फास्ट कंडक्टिविटी होगी, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होगा तो स्लो कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। जब हम साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी है। साइज बहुत बड़ी होने पर भी कंडक्टेंस लो होगा, सॉल्वेशन अगर कम होगा तो भी कंडक्टेंस कम होगा, अगर सॉल्वेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट के नेचर पे और इसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट का नेचर कोवेलेंट है तब भी कंडक्टेंस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट दोनों आयनिक नेचर के हैं तो बेटर कंडक्टेंस होगा। और इसके अलावा अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ आयंस बहुत कम होंगे तो कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो भी मूवमेंट आयंस का सही से नहीं होगा, आयंस अपोजिट आयन आपस में बार बार आकर के जुड़ जाएंगे। अगर हाई कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि आयंस बहुत ज़्यादा नंबर में है, उनके बीच दूरी बहुत कम है, तो पॉजिटिव निगेटिव बार बार आपस में जुड़ जाएंगे और कंडक्टेंस नहीं होगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन यहाँ पे डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन अगर हम ये डायरेक्ट करंट पास करते हैं किसी आयनिक सॉल्यूशन में लंबे समय तक के लिए तो इससे क्या होता है, कंपोजिशन जो सॉल्यूशन का होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो कंडक्टेंस या जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी आयंस के प्रेजेंस के कारण होती है, सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उसके कारण होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिपेंड करती है इन 5 फैक्टर के ऊपर। पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसके नेचर पे आयनिक है, कोवेलेंट है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोवेलेंट होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, अगर आयनिक होगा तो कंडक्शन होगा। साइज ऑफ आयन के भी ऊपर डिपेंड करता है और सॉल्वेशन उसके। अगर सॉल्वेशन ज़्यादा है मीन्स जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, आयनाइजेशन जल्दी हो जाता है तो कंडक्शन अच्छा होगा। अगर साइज बहुत बड़ी है तो भी कंडक्शन स्लो होगा, तो साइज भी ध्यान देना है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, अगर सॉल्वेंट जो है कि आयनिक नेचर का है तो अच्छे से कंडक्शन होगा क्योंकि आयंस अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। मूव करने
इजी से मूव करेंगे। और अगर जो है कि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो भी मूवमेंट नहीं होगा आयनाइजेशन होने के बाद, तो लेस विस्कस होना चाहिए। कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है कि अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, हाईली कंसनट्रेटेड रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, तो भी कंडक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि आयंस बहुत पास होंगे और अट्रैक्शन बार बार होगा, तो जो है कि मूवमेंट नहीं होगा। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम डायरेक्ट आयनिक सोल्यूशन के अंदर करंट पास करते हैं लंबे समय के लिए, तो जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। कैसे हम मेजर करेंगे आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को। अब यहाँ पे हमें एक पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कंडक्टिंग एक सेल हमने लिया है, और ये सेल जो है उसी तरह से कनेक्टेड है जैसे कि अगर हम मीटर किसी जो है पोटेंशियोमीटर से अगर हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो अननोन रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे उसकी जगह पे ये सेल जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें जो है कि क्या होता है, क्यू और आर होता है, ठीक है, पी क्यू होता है, आर एस होता है, ठीक है, 4 आर्म होते हैं। उसमें से एक आर्म में जो है हम लोग कंडक्टिविटी सेल लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, प्लेटिनम कोटेड, क्योंकि प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड होंगे वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। एक कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक, ओके, एंड मेटालिक प्लेटिनम। नेक्स्ट ये कि these have the area of cross section A and separated by a distance L। ये दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया L A है और दोनों के बीच की दूरी जो है L है। तो therefore solution confined between the electrode is column of length L and area of cross section A। इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाती है वो ये हो जाती है और लेंथ जो होता है एल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा इस तरह के सॉल्यूशन में, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि R इक्वल टू रो एल अपन ए। ये हम लोग मेटालिक कंडक्टर के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मेटालिक कंडक्टर के लिए। लेकिन हमें क्या है, आयनिक सोल्यूशन है, तो हम इसके लिए R इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे के ए एल अपान के ए। मेटेलिक कंडक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं R इक्वल टू रो एल अपान ए, लेकिन हम सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं वो L अपान के ए, वेयर के इज द कंडक्टिविटी, हियर रो इज द रेजिस्टिविटी। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजरमेंट करना है आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी सेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है और उसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटालिक प्लेटिनम होता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ये होता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से L डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, और इस तरह से सॉल्यूशन को हम एडजस्ट करते हैं, कन्फाइन करते हैं कि दोनों एक दूसरे के बीच में। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ जाता है। तो इस अरेंजमेंट के थ्रू हम रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो जो हम मेटालिक कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उसके लिए L लेंथ का अगर मेटालिक कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए
है तो R इक्वल टू रो एल अपन ए होता है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए निकालना है तो एल के अपन ए हो जाता है। ठीक, जहाँ पे रो क्या है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, और के जो है कंडक्टिविटी है। ओके, प्रोसेस वही है जिस तरह से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज से या पोटेंशियोमीटर से अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसी प्रोसेस से हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वांटिटी हमें मिलती है फार्मूले में L/A, इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो G स्टार होता है। अब ये जो सेल कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ पर मीटर, इसका जो डायमेंशन होता है लेंथ के पावर -1 होता है। और इसको कैलकुलेट करना है तो हमें लेंथ और एरिया पता होनी चाहिए। तो बच्चों सेल कांस्टेंट क्या होता है, एक रेशियो होता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इलेक्ट्रोड का ले लेंगे, और लेंथ क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ले लेंगे। इसका जो रेशियो आता है उसको हम G स्टार से सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो सेल कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। इसका जो डायमेंशन होता है लेंथ के पावर -1 होता है, और इसका जो मतलब कहने की यूनिट जो होगी वो पर सेंटीमीटर पर मीटर हो सकती है। और इसको हम कैलकुलेट अगर करना है तो हमारे पास I और A की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, लेकिन मेजरमेंट ऑफ I and A is not only inconvenient but also unreliable। ठीक है, जो मेजरमेंट हम RI का करते हैं वो बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, बहुत आसान नहीं होता है, बल्कि बहुत अनरिलायबल होता है। The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known। कहने का मतलब है कि बहुत आसान, बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है लेंथ और एरिया के थ्रू जो है सेल कांस्टेंट को मेजर करना। हमें अगर इसको मेजर करना होता है तो हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस पता हो तो हम L/A यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब उसी तरह से अगर हमें कंडक्टिविटी किसी सोल्यूशन की पता है तो भी हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम जनरली जो है पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता होती है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, पता होती है एक्यूरेटली। ओके, और इसका जो वेरियस कंसंट्रेशन होता है वेरियस टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो केवल इतनी ही होती है। सेल कांस्टेंट को G स्टार से दिखाते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं G स्टार इज इक्वल टू L/A या R इंटू K। ओके, तो जो हमारा ये पर्पज़ है कंडक्टिविटी पता करने के लिए, उसके लिए हम पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी वेरियस कंसंट्रेशन में एक्यूरेटली हमें पता होती है। और जो सेल कांस्टेंट होता है, अगर हमें इसका पता करना है तो इसको हम जो है लेंथ और एरिया पता हो तो भी पता कर सकते हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस पता हो तो भी इसका पता हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब एक बार अगर सेल कांस्टेंट डिटरमाइंड हो गया, वंस
cell constant is determined, we can use it for measuring the resistance or conductivity of the solution. एक बार अगर हमें अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई तो हम रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का पता कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें सपोज कर लें कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R3 R4 है, वेरिएबल एक रेजिस्टेंस है R1 और कंडक्टिविटी ऑफ सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस इज R2। ओके, अननोन रेजिस्टेंस इज R2। तो अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़े हैं, सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जानते हैं कि 4 आर्म होते हैं, PQRS। ओके, PQRS होते हैं और उसमें से एक अननोन होता है जिसकी मदद से हम पता कर लेते हैं रेशियो के थ्रू। व्हीटस्टोन ब्रिज is fed by an oscillator O, which is used for AC power in the audio frequency range 550 to 5000 cycle per second। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कि एक ऑसिलेटर के थ्रू लगा होता है जिसका सोर्स AC पावर होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो उसकी होती है 550 से लेके 5000 तक पर सेकेंड साइकिल पर सेकेंड होती है। P जो होता है एक सुटेबल डिटेक्टर होता है ब्रिज में बैलेंस, देन नाउ करंट पास थ्रू द अंडर दिस कंडीशन। जब बैलेंस होता है तो करंट पास करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है R2 की वैल्यू, R2 तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 R4/R3। और एक बार अगर सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का डिटरमाइन हो गया, वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन द सेल इज डिटरमाइंड, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर हमें रेजिस्टेंस पता लग गया, सेल कांस्टेंट पता लग गया, तो हम कंडक्टिविटी उसकी आसानी से पता कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है K फॉर कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपन R होता है, और यहाँ पे स्टार अपन R होगा, स्टार G अपन R। तो इस तरह से हमें कंडक्टिविटी भी पता लग जाएगी और रेजिस्टेंस भी पता लग जाएगा। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन of different electrolyte in the same solvent and at a given temperature differs due to the change and the size of ion in which they dissociate. The concentration of ion or ease with the which ions move under the potential gradient। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की सेम सॉल्वेंट के अंदर किसी गिवन टेम्परेचर पे वो डिफ़र करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे साइज चेंज हो जाता है आयंस का और वो डिसोसिएट करते हैं और उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेम सॉल्वेंट अगर हम यूज करें, जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड ले लिए, सोडियम क्लोराइड ले लिए, लिथियम क्लोराइड ले लिए, तो अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इनको हम सेम सॉल्वेंट के अंदर सबको पानी के अंदर डालें तो और टेम्परेचर जो डिफरेंट रख दें, तो एक तो चार्ज के कारण, दूसरे साइज के कारण ये डिसोसिएट होते हैं और जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है वो जो है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि डिफाइन करना है फिजिकली इफ
physically more meaningful quantity called molar conductivity denoted by m। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोलर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट, उसकी वजह से जो होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है डेल्टा एम के सी। ओके, कहीं कहीं हम इसको इस तरह से भी दिखाते हैं कि डेल्टा एम, सॉरी, यहाँ से हम देखेंगे अब क्या हो रहा है। यहाँ से हमारा हो सकता है लैम्डा के बाई सी। यहाँ पे हम 1000 अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू के कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000 कर देंगे, बस ये हमारा इसका रूप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 0 100 हो गया। ठीक है, और इंटू के हो गया अपॉन सी हो गया। ओके, तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। ओके, तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन विच इज ऑक्युपाइड बाय 2 इलेक्ट्रोड्स, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जा करके पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट के थ्रू जो मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। के का जो यूनिट पूछा जाता है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है के इज एक्सप्रेस्ड इन सीमेन पर मीटर, और कंसंट्रेशन सी जो है मोल पर मीटर हो जाएगा, और यूनिट्स जो होगा एम डेल्टा एम का सियामिन सेंटीमीटर पर मोल, सियामिन मीटर पर मोल। या इसको 1 सियामिन मीटर पर मोल इक्वल टू 10⁴ सियामिन मीटर स्क्वायर पर मोल, और 1 सियामिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये हमारा है 10.4 सियामिन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी यूनिट भी हो गई साथ में। अब देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वेरिएशन किस तरह से कंडक्टिविटी में होता है, और मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ साथ किस तरह से जो है कंडक्टिविटी में चेंज होता है। बोथ जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो और जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों चेंज करते हैं। विथ concentration of electrolyte, conductivity is always decreases with decrease in concentration
ओके। फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होती है वो चेंज होती है कंसनट्रेशन के साथ। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे तो अधिक कंडक्टेंस दिखाएगा, और अगर बहुत कंसनट्रेटेड लेंगे तो कम दिखाई देगा, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टिविटी हमेशा घटती है अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं। अगर जैसे कहने का मतलब है कि एक अमाउंट में हमने सपोज 1 स्पून हमने साल्ट वाटर में डाल दिया, अब इस 1 स्पून साल्ट को में अगर कंसंट्रेशन और बढ़ा दे, 2 स्पून 3 स्पून कर दे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको जो है कि कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो थोड़ा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दे, थोड़ा डाइल्यूशन कर दे, तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ओके। अब इसके बाद ये फैक्ट होता है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट carry the current in the solution decreases by the dilution. ओके। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ठीक है, दैट कैरी द करेंट इन सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। लेकिन अगर हम जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इतनी ज़्यादा दूरी हो जाती है आयंस के बीच में कि फिर कंडक्टिविटी लो हो जाती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट मोल, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट मोल ऑफ सोल्यूशन kept between the two platinum electrodes with the unit area of cross section and its distance is of unit length। ओके। जो कंडक्टिविटी सोल्यूशन की गिवन कंसंट्रेशन में होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो एरिया होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और एल आर यूनिटी, देन अगर ए और एल की वैल्यू 1 हो तो यहाँ से स्टार जी इक्वल टू के होगा। तो इसके लिए डिफाइन अगर हमें करना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, conductivity is the conductance of solution when cross section area is 1 meter square and current is 1 एम्पियर। ओके। तो जब करंट 1 एम्पियर हो और डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में इतना ज़्यादा हो कि दोनों पूरा सोल्यूशन बीच में अगर आ जाता हो तो वो कंडक्टेंस, अगर सपोज एक बार फिर से कहते हैं, अगर मान लें कि हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो उस कंडीशन में G इक्वल टू के ही होगा। यानी कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन व्हेन द लेंथ ऑफ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज 1 मीटर एंड द कंडक्टिविटी इज एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट पता लग जाता है, कर सकते हैं सेल कांस्टेंट या से कंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट हमारा के बराबर हो गया और डिफाइन भी कर लिया। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ वी वॉल्यूम। ओके, वी वॉल्यूम। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कंडक्टेंस क्या हो गया, वो जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो कंडक्टिविटी के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V of the solution containing 1 mole of electrolyte
kept between two electrode with the cross section area of A and distance of unit length। कहने का मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की गिवन कंसंट्रेशन पे वो होती है वी वॉल्यूम अगर सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इतने दूर रखा हुआ, मतलब इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की अगर एरिया ए है, लेंथ यूनिट 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, के ए अपान एल हो जाएगी। के ए अपान एल होती है। अब अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसमें जो है कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और कंडक्टिविटी के है, लेंथ एल है, तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा एम के वी हो जाएगी। वी इज द, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ग्राफ से। तो हम कल इसके ऊपर ग्राफ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।